हट जाओ है ना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। 2 दिन हो गए तुम हवेली नहीं गई। दादी, बीजान और इशान कितनी बार पूछ चुके हैं। ऐना बोली, वो क्यों पूछ रहे हैं मुलाजमा का। हुस्ना बी का लहजा अब सख्त होने लगा था। क्यों हर बार ऐसी बात करके नाशुक्री करती हो ऐना। ऐना की आवाज में अब नमी उतरने लगी। किस बात की नाशुक्री कर रही हूँ मैं हुस्ना बी। आखिर मुलाजमा को मुलाजमा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। और मुझे ऐसी बातें करके आसमानों पर ना चढ़ाया करें। मुझे मेरी औकात याद रहने दिया करें वरना। हुस्ना बी बोली, वरना क्या। ऐना ने कहा, वरना ये दिल और इसमें बसी ख्वाहिशें जलील करवा के रख देती हैं। हुस्ना बी को अब इसकी फिक्र होने लगी थी। हुस्ना बी बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, किसी ने कुछ कहा है। मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो ऐना। ऐना ने इन्हें सारा वाकया बताया। इस दिन मैं इनके कमरे में गई थी हुस्ना बी, और आपको पता है इन्होंने कहा कि वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। इन्होंने ऐना को तसल्ली दी, इतनी सी बात पर तुमने खुद को 2 दिन से कमरे में बंद करके रखा है। बच्ची फिक्र नहीं करो, मैं दादी से बात करूंगी, वो मना कर देंगे। ऐना रोते हुए बोली, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो अब भी अनूशे के इंतजार में बैठे हैं। मेरी 20 साल की मोहब्बत को इन्होंने पल में मिट्टी में मिला दिया। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरी शनाख्त क्या है किसी को मालूम नहीं, और ऐसे लोगों के साथ दुनिया क्या सलूक करती है आप भी बेहतर जानती हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होके फिर से इस शराब के पीछे भागने लगूंगी और इस रेत को अपने हाथ में कैद करना चाहूंगी जो जरा जरा करके गिरती जाए, और फिर हमेशा की तरह ऐना को, इसकी मोहब्बत को, इसके सब्र को खानदान के हस्बो नसब के नजर कर दिया जाएगा। हथेली की पुष्ट से आंसू रगड़ती वो आगे बढ़ी थी, मगर सामने खड़ी हस्ती को देखते इसके पांव तले जमीन निकली थी। हुस्ना भी बोले, इशाल बीबी आप यहाँ, मेरा मतलब है कोई काम था तो मुझे बुला लेती। इशाल ने कहा, नहीं मुझे कुछ काम नहीं था, बस मिलने आई थी। ऐना ने पूछा, क्यों तुम कहीं जा रही हो। इशाल बोली, जी इस्लामाबाद, सुबह जाना है। वो जबरन मुस्कुराई थी। अच्छा। इशाल ने पूछा, आप हवेली क्यों नहीं आती। इशाल को मुस्कुराते खुद से बातें करती देख ऐना को तसल्ली हुई थी कि इसने कुछ नहीं सुना। ऐना सामने बैठी लड़की को गौर से देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट बनावटी ही कोई भी देखता तो फौरन बता सकता था। इशाल बोली, मुझे पूछना था कि क्या आप अभी भी मुझसे इस दिन की कही बात पर नाराज हैं। अगर हाँ तो मैं माफी मांगती हूँ। ऐना बोली, इसकी जरूरत नहीं है इशाल। इशाल बोली, जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमें हमेशा वही दे जिसकी हमें चाह हो। ये जिंदगी है जो हमेशा हमारी सोचों के उलट रुख पर चलती है। ये तो हम जैसे बेवकूफ इंसान हैं जो समझते हैं कि बस सच्चे दिल से चाह लिया तो हमें वो मिल जाएगा। ऐना मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता था इशाल, मगर हकीकतन देखा जाए तो सच्चे दिल के साथ इंसान का हसब नसब होना भी जरूरी है। इशाल भी होले से मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मुझे तो फिर वो सब मिल जाना चाहिए ना जिसकी तमन्ना मैंने कभी की थी। इशाल बोली, बात हसब नसब की नहीं नसीब की होती है ऐना दी, और अगर यही बुरे हो तो लाख दुआएं मांग ली जाएं, कोई बंदा आपकी किस्मत नहीं बदल सकता सिवाय अल्लाह के। मैं दुआ करूंगी जिसकी आपको चाहे वो आपको मिल जाए। इससे पहले कि ऐना कुछ पूछती, इशाल इसके गाल चूमती वहां से जा चुकी थी। वरीशा रात के वक्त एक बेंच पर बैठी हुई थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब इसके पास पड़ा इसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। वरीशा ने मोबाइल पर एक सिरसिरी सी नजर डाली जहां पर अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। इसे पता था कि यशवंत शाह की कॉल है। इसने कॉल को इग्नोर कर दिया। कुछ देर खामोशी रही कि फिर से कॉल आने लगी। वरीशा ने एक बार फिर कॉल काट दी। तभी एक न्यू मॉडल की लैंड क्रूजर धूल उड़ाती इसके करीब आकर रुकी। इस गाड़ी में से एक गार्ड निकलता हुआ वरीशा के पास आया और बोला, मैडम सर ने बुलाया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। इसके कहने की देर थी और वरीशा ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। वरीशा बोली, अपने सर से जाकर कहना वरीशा सुल्तान का पीछा छोड़ दे, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी इनके साथ। वो गार्ड बोला, मैडम। अभी वो आगे कुछ बोलता कि दूसरे गार्ड ने इसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया और अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल वरीशा के आगे बढ़ा दिया। मैम सर आपसे
बात करना चाहते हैं। वरीशा ने ना चाहते हुए भी फोन अपने कान से लगाया। असफन शाह बोला, वेरी बैड माई क्वीन, तुम्हें मेरे गार्ड पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आने को मैं खुद भी आ सकता था, मगर कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से नहीं आ सकता। मुख्तसर बताऊं तो असफन शाह तुम्हारे कमरे में आकर तुमसे बात कर सकता है, पर इसके बाद तुम्हारे करीब आने की चाह मुझे बेईमान करने लगती है। इसके बेबाक जुमलों पर वरीशा के दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। चुपचाप इनके साथ यहाँ आ जाओ, खुद से आ जाओगी तो अच्छी बात है, वरना मैं आया तो फिर जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। नरमी से कहते कहते अचानक असफन शाह का लहजा सख्त हुआ था और इसने कॉल काट दी। वरीशा ने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा, जो 3 टुकड़ों में तकसीम हो गया। लैंड क्रूजर में बैठते इसने दरवाजा धाड़ से बंद किया। दूसरी तरफ असफन शाह सिगरेट पी रहा था। सिगरेट के धुएं से पूरा कमरा भर चुका था। तभी गार्ड अंदर आया और इसने आकर असफन को बताया कि सर, मैम आ चुकी हैं। असफन बोला, ओके, इन्हें मेरे ऑफिस में बिठाओ, मैं आता हूँ। असफन शाह का रुख अब अपने ऑफिस की तरफ था। वरीशा इसके ऑफिस में पड़ी हर चीज को बहुत गहराई से जायजा ले रही थी। वो हर चीज को छू कर देख रही थी। असफन शाह का ऑफिस काफी शानदार था। अभी वो हर चीज को देखने में मगन थी कि तभी वो पीछे से आकर बोला, शुक्रिया माय क्वीन। वरीशा ने इसकी आवाज पर पलट कर देखा, मगर वो आज भी मायूस हुई थी, क्योंकि इसके चेहरे पर रुमाल लिपटा हुआ था और ये इसके गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। वरीशा बोली, मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बकवास सुनने नहीं आई। असफन बोला, तो क्यों आई हो? वरीशा बोली, मैं जानना चाहती हूँ तुम कौन हो, तुम मेरा पीछा क्यों करते हो और क्यों पिछले 3 साल से तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। असफन ने इसकी कलाई को मरोड़ते कमर से लगाकर अपने करीब किया। मैंने तुम्हारी जिंदगी अजाब नहीं बनाई, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी जिंदगी अजाब बनी है। इसके अचानक इस इकदाम पर वो हैरत से इसे देखती रह गई। मैंने मना किया था ना कि इस शख्स से कोई बात नहीं करनी, ना इससे मिलना है। बोलो, किया था ना मना या नहीं? पुश्त पर पकड़ी कलाई पर असफन ने अपनी गिरफ्त सख्त की थी, जिसने वरीशा को कराने पर मजबूर कर दिया था। इसने असफन की तरफ देखा और चिल्लाई, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रह कर बात किया करो। अपना दूसरा हाथ इसके मजबूत बाजू पर रखकर इसे धक्का दिया था। इसके नाजुक से हमले से असफंद अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिल पाया। असफंद बोला, इतना करो जितनी मेरी बर्दाश्त की हद है वरीशा, वरना असफंद अपनी तमाम हदें भूल जाएगा और खुद से किए अहद भी। इसके दोनों बाजुओं को अपने एक हाथ में पकड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुश्त से शर्ट उठाई और गन निकाली। इसके सर्द हाथों के लम्स ने वरीशा को कांपने पर मजबूर कर दिया था। असफन शाह की इतनी जुर्रत पर वो हवन्नकों की तरह इसे देख रही थी। वो हाथ पांव मारती भपरी शेरनी बने इस पर झपटी थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? पै दर पै इस पर नाजुक हाथ के मुक्के बरसाती वो गुस्से से लाल हुई थी। इसकी इस हरकत पर असफन शाह का मीटर घूमा था। 1 सेकंड की देर की ये बहर गले में लटकी टाई निकालकर इसके दोनों हाथ पीठ पर ले जाकर बांधे थे और एक जोरदार धक्का पीछे सोफे पर दिया था। इससे पहले कि वो उठती, असफंद इस पर झुका था। उंगली इसकी गर्दन पर ट्रेस करते हुए वो बोला, बिल्कुल ऐसे। वरीशा चिल्लाई, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, खोलो मुझे। खुद को समझते क्या हो तुम? हाथ बांधकर बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझ जैसी लड़की तुम जैसे इंसान से नहीं डरेगी। असफंद इसकी बातें अनसुनी करता अपने बुक शेल्फ के पास आया था, जिसके सबसे ऊपरी शेल्फ पर बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट जार पड़े हुए थे। इनमें से एक जार उठाकर वो सोफे पर इसके करीब आया था। इसके करीब आते ही वरीशा चिल्लाई, खोलो मुझे। असफंद शाह इसके करीब ही बैठा था। खोल दूंगा, पहले अपनी सजा भुगत लो। इसके पास बैठने पर वरीशा फौरन दूर खिसकी थी और बोली, तुम कौन होते हो मुझे सजा देने वाले? और क्या है इसमें? अभी पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें शुरू दिन से मना किया था कि इस लड़के से दूर रहो, तुमने नहीं सुनी। और आज मैं वहीं था, इसी रेस्टोरेंट में जिसमें तुम इसके साथ मौजूद थी। वो बोली, मगर मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात किस हक से सुनूं और क्यों अमल करूं? ये मेरी जिंदगी। अगले अल्फाज इसके हलक में ही रह गए थे, क्योंकि जैसे ही जार का ढक्कन खुला, इस पर सख्ता तारी हुआ था। वहाँ से एक बड़ा सा काला बिच्छू निकल रहा था। असफंद बोला, बिल्कुल
बोल, ये तुम्हारी जिंदगी है, मैंने कब इस बात से एतराज किया, मगर तुम इस जिंदगी को असफंद शाह की मर्जी से गुजारोगी, ये जरूर कहा था मैंने। वरीशा अपनी जगह सुन हो गई थी। नजर हनूज इस बड़े से बिच्छू पर थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता इसके बाजू की तरफ बढ़ रहा था। असफंद, इसे हटाओ प्लीज। वो जो मजे से आंखें बंद किए लेटा था, अपने नाम की पुकार पर इसकी तरह मुतवज्जा हुआ था। अगर हरकत करोगी तो ये काट लेगा। इस जालिम शख्स को देखते ही वरीशा रो दी थी। ये काट लेगा, प्लीज हटाओ इसे। असफंद ने नरमी से इसकी आंखों से गिरते आंसू चुने थे। एक पल को इसका दिल पिघला था, मगर फिर खुद को मजबूत बनाते हुए वो मुस्कुराता हुआ पीछे हो गया था। मुझसे पूछो मुझे क्या पसंद है। कुछ लम्हों बाद ही इसकी सरगोशी करती आवाज वरीशा के कानों में पड़ी थी। वरीशा की सिसकियां बढ़ती जा रही थी, मगर इसने इससे ना पूछा। असफंद बोला, पूछो वरना ये सजा कभी खत्म नहीं होगी। वरीशा ने कामते हुए पूछा, क्या पसंद है। असफंद मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मुझे मेरी बीवी पर्दे में पसंद है, मगर अफसोस तुम खुद की नुमाइश करती हो, जो ना मुझे गवारा है और ना मेरे अल्लाह को पसंद है। वरीशा इस कदर खौफजदा थी कि लफ्ज बीवी पर वो गौर ही ना कर सकी। वरीशा को महसूस हुआ जैसे इसके हाथ पर अब कुछ नहीं है। इसने असफंद की तरफ देखा जो हाथ में बिच्छू को पकड़े अब जार में डाल रहा था। वरीशा रोते हुए बोली, अगर मैं मर जाती तो, अगर वो मुझे काट लेता फिर, मैं तुम्हें मरने नहीं देता। वरीशा की हिचकियां अब भी बंधी जा रही थीं और वो बोली, और अगर मैं मर जाती फिर। असफंद 2 कदमों का फासला तय करके इसके बेहद नजदीक खड़ा हुआ था कि वो दोनों बासानी एक दूसरे की सांसें भी सुन सकते थे। असफंद बोला, अगर असफंद शाह को तुम्हें अपनी सांसें भी देकर जिंदा रखना पड़ा तो वो भी कर जाएगा, मगर मरने नहीं देगा। वरीशा इससे लाताल्लुक बनती अपना रुख मोड़ गई। असफंद ने कहा, हुलिया दुरुस्त करो, तुम्हें तुम्हारे पैलेस छोड़ देता हूँ, मगर एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आइंदा मेरी बात मानने से इनकार किया तो इससे भी खतरनाक सजा मिल सकती है। 1 घंटा सफर करने के बाद वो दोनों अब वरीशा के घर के सामने थे। वो तरने लगी तो असफंद बोला, अपनी गन ले लो। असफंद ने इसकी उतरी हुई रंगत बखूबी देखी थी। वरीशा गन थामे कुछ भी बोले बगैर इसकी गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल हो गई। अरशान ने इशार के सर पर हाथ रखते हुए सवाल किया, नाराज हो अपने भाई से। वो ताज्जुब से अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। अरशान बोला, लग तो नहीं रहा। खाने की टेबल पर भी कोई बात नहीं की और ना ही सही से सलाम किया। इधर देखो, अपने भाई को गलत मत समझो। इशाल ने अपनी नम आंखों से इसे देखा और कहा, आपने मुझे धोखा दिया है भाई, और अब आप बोल रहे हैं कि मैं आपको गलत ना समझूं। अरशान ने कहा, सुफियान ने जो भी कहा वो सब मैंने ही कहा था इशाल, मगर वो सब सिर्फ इसलिए था ताकि मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ ला सकूं। मेरी परी अपने ख्वाब पूरी करे, और इस शर्त को रखने का सिर्फ एक यही मकसद था, एक यही बहाना था जिस पर सुफियान और वलीद मामू तुम्हें यहाँ भेजने पर राजी होते। इशाल हक्का बक्का रह गई और मुंह खोले हैरानगी से पूछने लगी, तो आपने भाई से झूठ कहा। हाँ, क्योंकि मेरी बहन को पढ़ना था और मैं अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने फॉर्म मंगवा लिया था, तुम फिल कर देना, फिर कल ही जाकर एडमिशन करवा लेंगे। इशाल का चेहरा खुशी से दमक गया। ओके भाई। वरीशा के कमरे का दरवाजा खोलते हुए जियान डॉक्टर के साथ अंदर आया और इससे पूछा, क्या हुआ अचानक तुम्हें, कल तक तो ठीक थी। वरीशा डॉक्टर का लिहाज किए बगैर इसे घूरते हुए बोली, हाँ, कल कॉल आई थी बुखार की, कह रहा था तुम पसंद आ गई हो तो आज सर पर सवार हो गया। जियान ने जवाब दिया, माशाल्लाह से जुबान पर कोई असर नहीं हुआ, वो अभी भी वैसी ही चल रही है। और ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। वरीशा बड़बड़ाई, इडियट। डॉक्टर ने वरीशा के वालिद को बताया कि इन्होंने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है। इस बात को लेकर अहमद सुल्तान काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अहमद सुल्तान ने जियान से कहा कि आप डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आए। वो डॉक्टर को लेकर बाहर निकल गया। जियान जो कब से इस डॉक्टर की फजूल हरकतें बर्दाश्त कर रहा था, एकदम चीखा, राशिदा खाला इन्हें बाहर तक छोड़ आए। वो डॉक्टर जो कब से जियान के करीब होने की कोशिश कर रही थी, इसका गुस्सा देखते ही एकदम इससे दूर हुई। जियान अपना सर झटकता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया।
इशाल का यूनी में आज पहला दिन था और किसी लड़के ने इसका नकाब खींचने की कोशिश की। वो इस बात से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो जब से यूनी से आई थी रो रही थी। अरशान ने इसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्यों रो रही हो इशाल? जियान ने इसे अपने पास आगोश में लेते हुए बच्चों की तरह पचकारा, कुछ नहीं हुआ परी, अल्लाह ने इज्जत रख ली हमारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अल्लाह तो अपने प्यारे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिर मेरी परी तो इतनी क्यूट और मासूम सी है, अल्लाह जी ऐसा कैसे होने दे सकते थे। इशाल अब चुप हो गई थी। अरशान बोला, इशाल तुम बहुत कमजोर हो, इस दुनिया में उठना बैठना चलना सीखो, ये दुनिया बहुत बेरहम है, तुम जैसे लोगों को रौंद कर चली जाती है। इशाल बोली, भाई मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं हूँ। अरशान बोला, तो तुम किस दुनिया के लिए बनी हो? इशाल ने कहा, मुझ जैसी लड़की हवेली की चार दीवारी में बंद होने के लिए बनी है। अरशान बोला, इशाल तुमने यही सोच बदलनी है क्योंकि तुमने मामी का ख्वाब पूरा करना है। मैं तुम्हारा खाने पर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या इशाल यूनी के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल पाएगी? क्या वरीशा असफन से डरकर आदि को छोड़ देगी? क्या ऐना अपने दिल से सुफियान की मोहब्बत निकाल देगी? अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।